नमस्कार, हेलो, हाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे एकदम मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में एक व्यस्त होंगे। पूरे तरीके से एकदम पुरजोर कड़ी मेहनत कर रहे होंगे अपने आने वाली परीक्षा के लिए, जो आपको 2026 में अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का फाइनल एग्जाम देना है। उसके लिए उसके लिए हमारा चैनल आप सभी को तो अपने कैप्टन बैच में जो है आपका पूरा सिलेबस कवर करवा रहा है। उस सिलेबस में आप लोगों ने अभी तक बहुत सभी विषयों का बहुत सारे चैप्टर खत्म होते हुए भी देखा होगा, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव का सेशन भी देखा होगा। उसी सिलसिले में गणित का भी आपका चैप्टर जो है धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है, जिसमें आप अपने तीसरे चैप्टर जिसमें 3.5 जो आपका अध्याय है वो आज के लेक्चर में बताया जाएगा। उसके पहले मैंने आपको 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 सभी एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो आप लोग उसे जरूर जाकर के देखें। हमारे प्लेलिस्ट में जैसा है उसे आपको मिलेगा। और सभी लोग जैसे हमारी टीम और हमारी सभी रोशनी पब्लिकेशन की टीम आपके लिए कड़ी मेहनत कर रही है, आप लोगों से भी ये उम्मीद करता है कि आप लोगों भी उसे कड़ी मेहनत करें, ताकि आपके रिजल्ट से हमें भी कुछ लाभ हो और हम बता सके कि नहीं, हम और हमारे अंदर भी ये एक तरीके का जुनून पैदा हो कि नहीं, हमारे द्वारा कराए गए उन सभी विद्यार्थियों ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और अपने बोर्ड की एग्जाम में एक उच्चतम एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और अच्छे अंक प्राप्त किए। तो चलिए, आज का लेक्चर हमारा जो प्रश्न 3.5 होगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको समझेंगे, सीखेंगे और जो भी होगा उसको एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाएंगे। तो आप अपने हाथों में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जैसा हो रहा है उसको बस नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि आपने जो नोट्स बनाया है उसको आप प्रॉपर ढंग से अपने घर पे क्या करें, उसको रिवीजन करें। बच्चों, जब तक आप उसको अपने खुद से रिवीजन नहीं कीजिएगा कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। इसीलिए रिवीजन करना, खुद से रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है बेस। और आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि जो भी विषयों का आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे उसका आप अपने से रिवीजन जरूर कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्नावली 3.5 है, उसके जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत बेहतरीन अंदाज में सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसको समझते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा होगा और आप इसको पढ़ पा भी रहे होंगे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या करना है? अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि, कौन सा विधि? ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। जैसा कि आपने जब शुरू से वीडियो को देखा होगा, तो जब हमने 2 चर वाला रैखिक समीकरण पाठ शुरू किया था चैप्टर, उसमें मैंने परिचय वीडियो बताया था। उस परिचय वीडियो में आपने 3 विधियां सीखी थी, देखी थी। ग्राफीय विधि पहला आपका कौन था? ग्राफीय विधि। दूसरा था आपका प्रतिस्थापन विधि। तीसरा था आपका विलोपन विधि। और हमने जब 3.1, 3.2, 3.3 जब पढ़ा था तो उसमें ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तीनों विधियों के ऊपर इतने सारे ढेर सारे क्वेश्चन किए कि वो सब आपको एकदम परफेक्ट याद हो गया होगा, समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर में एक और, इस जो हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है उसमें एक और विधि है, ब्रज गुणन विधि। आज आपके जो प्रश्न 3.5 है उसमें हम लोग क्या देखेंगे? ब्रज गुणन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। लेकिन ब्रज गुणन विधि होता कैसे है? ब्रज गुणन विधि कौन से रैखिक समीकरण का होगा ये पहले समझेंगे। तो देखिए, अगर आपका केवल अद्वितीय हल होगा, अगर आपके जो दोनों रैखिक समीकरण आपका जो दिया है उसका यदि अद्वितीय हल होगा तभी आप उसको ब्रज गुणन विधि से निकाल सकते हैं। किस अद्वितीय हल का ही, बाकी आप कोई हल नहीं है जिसका, जिस भी रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है, या फिर किसी भी अपरिमित रूप से अनेक हल है, उन दोनों का आप ब्रज गुणन विधि से नहीं निकालिएगा या फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट समझना है क्या, कि हमने आपको जब आपका प्रश्नावली 3.1 से पहला का जो वीडियो परिचय वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था क्या कॉन्सेप्ट था। आपको कॉन्सेप्ट याद भी होगा और उसको आपको जरूर याद करना है, उससे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या? तो हमने आपको ये बताया था कि यदि a1 बटा a2
और डज नॉट इक्वल टू जब b1 बटा b2 हो रहा था, जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो रहा था, तो उस समय आप क्या कर रहे थे कि उस समय आपका केवल एक हल हो रहा था। क्या आ रहा था? केवल एक हल, केवल एक हल हो रहा था, केवल एक हल, और उसी केवल एक को यह अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय, अद्वितीय हल। जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो रहा था, उस स्थिति में केवल एक हल या अद्वितीय हल हो रहा था। दूसरा आपका क्या था कि जब a1 बटा का a2 बराबर में b1 बटा का b2 बराबर में c1 बटा का c2 हो रहा था, उस स्थिति में आप ये कह रहे थे कि सर जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो रहा था, उस समय आप कह रहे थे कि इसका अनेक हल हो रहा था। क्या हो रहा था? अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा था, अनेक हल, अनेक हल। और हाँ, जब इसको हम ग्राफ पर खींच रहे थे तो क्या हो रहा था? ओवरलैप हो जा रहा था। जब दो रेखाएं हम खींच रहे थे तो एक दूसरे पर ही क्या होती थी? एक दूसरे पर ही खींच जाती थी। उसी को हम लोग ओवरलैप बोलते हैं, समपाती रेखा बोलते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा b2 का क्या होगा? अनेक हल। केवल एक हल का क्या हो रहा था? तो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही थी? किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही थी। तीसरा आपने ये समझा होगा कि जब a1 बटा a2, a1 बटा का a2 बराबर में b1 बटा का b2 डजंट इक्वल टू c1 बटा का c2 जब हो रहा था, तो उस स्थिति में क्या हो रहा था? कोई हल नहीं हो रहा था। क्या? कोई हल नहीं। और रेखाएं हमको ग्राफ पर कैसे प्राप्त हो रही थी? आप कहिएगा सर रेखाएं एक दूसरे के समांतर, कैसी? एक दूसरे की समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही थी। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको जरूर याद रहना चाहिए, ये तीनों बात आपको एकदम याद रहना चाहिए, तभी आप इसको क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले जांचिएगा, उसको देखिए क्या एक हल है या अद्वितीय हल है या अनेक हल या कोई हल नहीं है, तभी आप ब्रज गुणन विधि को बना पाइएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा b2, अनेक हल, ओवरलैप हो जा रहा था। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू जब c1 बटा c2 हो रहा था, उस स्थिति में कोई हल नहीं प्राप्त हो रहा था। और इसका क्या है? और इसका आप कहिएगा कि सर समांतर रेखाएं प्राप्त रहती। तो जैसा कि आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन को हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि क्या ये जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है, ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, क्या इसका अद्वितीय हल है कि नहीं, अद्वितीय हल है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में तो आ गया होगा और आप लोग इसको याद भी किए होंगे अभी तक। तो इस जो हमारा जो रैखिक समीकरण का ये जो दिया, जैसे ये आपका क्या है, कहिएगा समीकरण 1 और इसको कहिएगा समीकरण 2। क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2, यही तो बोलेंगे, उसको मानेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ये दो समीकरण युग्म दिया है, दो समीकरण युग्म में आपको a1 का वैल्यू पता होगा, a1 का वैल्यू पता होगा, a2 का वैल्यू पता होगा, a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 का, फिर b2 का, फिर c1 का, फिर c2 का। आप कहिएगा सर जी बिल्कुल, ये हमको तो पता है क्योंकि हमने इसको पहले वाले जो हमारा 3.1 और 3.2 था उसमें पूरा बढ़िया से समझा था। अब a1 b1 और c1 कहां से आ रहा था? a1 b1 और c1 कहां से आ रहा था? तो a1 b1 और c1 आपके समीकरण 1 से आ रहा था। किससे? कौन से समीकरण से? तो आप कहिए सर समीकरण 1 से। और a2 b2 और c2 किस समीकरण से आ रहा था? आप कहिएगा सर समीकरण 2 से। कौन से समीकरण से? समीकरण 2 से। तो a1 और a2 का मान x का जो गुणांक था, कोफिशिएंट था, उसको बोलते थे a1 a2। b1 और b2 बोलते थे जो y का गुणांक था, और c1 और c2 जो हमारा अचर पद था जो रैखिक समीकरण में, वो c1 और c2 का मान आता था। और तो a1 का मान आपका कौन सा? समीकरण 1 में देखिएगा तो a1 का मान x का गुणांक क्या है?
यहाँ पर केवल एक x है, तो इसका मतलब कि x का गुणांक 1 है, तो a1 का वैल्यू क्या आ गया था, आप कहिएगा सर 1, a1 का वैल्यू आ गया था 1। दूसरा आपको देखना है कौन सा, b1 का मान, b1 का मान y का गुणांक, और b1 है तो समीकरण 1, तो y के मान में समीकरण 1 में y के साथ क्या है, तो कहिएगा सर -3, और c1 मतलब अचर पद, तो समीकरण 1 में आपका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो -3। इसी तरह a2 b2 और c2 निकालना था। a2 आपका कौन सा था, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 3, b2 आपका समीकरण 2 में y का गुणांक -9, और समीकरण 2 में अचर पद जो कांस्टेंट क्या है -2, माइनस का आपका है 2। अब यही क्या था, आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का पहले मान निकालना था। अब क्या करना है, इसको बट्टा में करके जांच कर लेना है। तो जब आप a1 बट्टा का a2 का जांच कीजिएगा, तो a1 क्या है 1 है, बट्टा a2 क्या है 3 है, तो 1/3 आ रहा था। b1 बट्टा जब b2 करते हैं, तो b1 क्या है -3, बट्टा में b2 क्या है -9, माइनस माइनस खत्म, ये 3 एक बार में, और 3 से 3 बार में, ये भी 1/3 आ गया निकल करके। जब आप इसका c1 और c2 निकाल रहे थे, c1 बटा c2 जब इसका कीजिएगा, c1 बटा का c2, तो c1 का मान क्या है -3 बटा -2, माइनस माइनस खत्म हो गया, आपका कितना बचा 3/2, 3/2। अब जब आप इसको देख रहे होंगे इस समीकरण युग्म में, ये जो आपका समीकरण दिया है कौन सा, ये दो रैखिक समीकरण युग्म दिया है, x - 3y - 3 और दूसरा 3x - 9y - 2। जब इसको हमने a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 पर जांच किया, तो आप क्या बता सकते हैं कि जो यहाँ पे a1 बट्टा a2 है और b1 बट्टा b2, देखिए a1 बट्टा a2 1/3, b1 बट्टा b2 भी 1/3 और c1 बट्टा c2 3/2। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 दोनों तो बराबर है, लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है। a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 दोनों आपस में बराबर है, लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है। तो जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो रहा था, तो उस स्थिति में आप सभी को याद है कि कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो यानी कि जो ये हमारा समीकरण युग्म दिया है, जो हमारा पहला क्वेश्चन, उसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो आप उसको ब्रज गुणन विधि से नहीं निकाल सकते हैं। कौन सी विधि से, ब्रज गुणन विधि से नहीं निकाल सकते हैं। तो आप इसको क्या लिखिएगा, अगले स्लाइड पर लिखिएगा कि चूंकि यहां क्या, चूंकि आप लिखिएगा यहां a1 बटा a2, यहां a1 बटा का a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 बटा का c2। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका क्या होगा, इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो आपको रैखिक समीकरण जो दोनों युग्म दिया है, उसका हम नहीं निकाल सकते हैं ब्रज गुणन विधि। अरे नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको कौन से युग्म से निकालना है, अद्वितीय हल, यानी कि केवल जिसका एक हल है उसी का हम निकाल सकते हैं ब्रज गुणन विधि से। यहाँ पे मैटर समाप्त हो गया, क्लोज हो गया, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया था उसका। तो पहले क्वेश्चन जो आपके प्रश्न 3.5 का पहला जो दो समीकरण युग्म था, उसका जब हमने a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 पर जांच किया, उसमें हमको क्या मिला, कोई हल नहीं मिला। उस स्थिति में
हम इसका ब्रज गुणन विधि नहीं निकालेंगे, और जब ब्रज गुणन नहीं निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे कि a1 बटा a2 बराबर v1 बटा v2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो अगला आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको चुटकियों में उड़ाते हैं, उसको भी ऐसे ही समझेंगे। बस आपको पहला काम यही है कि पहले चेक कर लेना है क्या अद्वितीय हल आ रहा है कि नहीं। यदि अद्वितीय हल आ रहा है तो उसी स्थिति में ब्रज गुणन विधि को निकालना है, और ब्रज गुणन विधि क्या होता है उसको हम लोग उसी क्वेश्चन में समझ लेंगे। तो आपका सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जो दोनों समीकरण में क्या दिया है। आपका 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर में 8 दिया है दोनों। तो 2x प्लस वाई बराबर आपका है 5। तो यहां पे a1 a2 का मान आप निकाल लीजिए डायरेक्ट। डायरेक्ट आप a1 a2 का मान निकाल सकते हैं ना, a1 a2 का मान निकाल सकते हैं, a1 a2 b1 b2। a1 आपका क्या दिया है, x गुणांक 2, a2 आपका क्या है 3, b1 आपका कितना है, कहिएगा सर 1 है, और b2 कितना है, आप कहिएगा सर b2 है 8। कितना है 8, सॉरी b2 है 2, y का गुणांक दिखना है ना, b2 है 2, b2 है 2। c1 आपका कितना है, आप कहिएगा सर 5, और c2 कितना है तो 8, c2 कितना है 8। अब इसका आपको क्या करना है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 पर चेक कर लीजिए इसको। जब आप इसका a1 बटा a2 b1 बटा b2 निकालिएगा, क्या निकालिएगा a1 बटे का a2। तो पहले a1 बटा a2, a1 आपका कितना है 2, a2 कितना है 3, तो a1 बटा a2 2 बटा 3। फिर आपको निकालना है b1 बटा का b2, b1 बटा में b2, b1 बटा का b2, b1 आपका कितना है 1 बटा का 2, 1 बटा में 2। अब आप देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों अलग अलग आ गया, बराबर नहीं हुआ। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूंकि a1 बटा a2, चूंकि a1 बटा में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा का b2। जब a1 बटा का a2 c1 बटा c2 अब क्यों निकालेंगे, जब यहीं पे a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो गया, तो उस स्थिति में आपका क्या हो रहा था a1 बटा b2, इसलिए आपका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, इसीलिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, क्या होगा इसका अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, अद्वितीय हल है तो क्या निकालना है, अब इस स्थिति में आपको ब्रज गुणन विधि निकालना है। क्या निकालना है, ब्रज गुणन विधि। जब हमने इसको समीकरण को, दोनों समीकरण युग्म को चेक किया तो उसमें अद्वितीय हल आया। अद्वितीय हल जब आ गया है तो अब आपको इसको ब्रज गुणन विधि से निकालना है। अब ब्रज गुणन विधि क्या होता है इसको आगे समझेंगे कि ब्रज गुणन विधि क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि ब्रज गुणन विधि क्या होता है। कौन सा विधि, तो कहिएगा सर ब्रज गुणन, ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि। कौन सा विधि, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। अब देखिए ब्रज गुणन विधि क्या होता है। आपका दोनों समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। पहला समीकरण है आपका 2x प्लस में y है प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, प्लस में y
-5 का बराबर में 0। दूसरा समीकरण आपका क्या दिया है कि 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। ये है आपका समीकरण 1, ये है आपका समीकरण 2, ये है आपका समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। इसको आपको निकालना कौन सी विधि है? ब्रजगुणन विधि से। अब देखिए ब्रजगुणन विधि में हम क्या करेंगे। ब्रजगुणन विधि का वैसे तो आपको फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको हम फॉर्मूला से नहीं बताएंगे। फॉर्मूला हम लोगों को देखना ही है, डायरेक्ट समझना है, क्योंकि आप फॉर्मूला जब याद करके उसको बनाइएगा तो उसमें आप उलझे रह जाएगा। लेकिन नहीं, सबसे पहले आपको ब्रजगुणन विधि में क्या करना है कि यहां पे लिख देना है x बट्टा में x, फिर आपको लिख देना है बराबर, फिर लिख देना है y, सॉरी ब्रजगुणन विधि में आप क्या कीजिएगा कि क्या है x y और यहां पे कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट क्या है c, कांस्टेंट वैल्यू क्या है c, कांस्टेंट वैल्यू क्या है c, x y c अचर पद, कांस्टेंट वैल्यू आपका है c, तो इसको लिख दीजिएगा x y और c, x y और c। अब करना कुछ नहीं है, आपको x का वैल्यू क्या क्या दिया, x का मान आपके सर 2 है और x का मान 3 है। x का मान दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा, देखिए तो x का मान आपका क्या है 2 और यहां पे है 3। y का क्या है कहिएगा सर 1 है और y का यहां पे है 2। इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है -5 और -8, -5 और -8, -5 और -8, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई -5 बराबर में 0 और 3x प्लस 2y -8 बराबर में 0। बराबर में 0 क्यों किए हैं, बराबर में जो समीकरण चूंकि आपका ये दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8, तो हम 5 को इधर बुला करके बराबर में क्या कर दिए हैं, बराबर में आपका 0 कर दिए हैं, बराबर में आपका 0 किए। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहां पे हमने x का और y का और क्या निकाल दिया है, c कांस्टेंट मान निकाल लिया है। ब्रजगुणन विधि में क्या करना है कि यदि जिसका भी वैल्यू आपको निकालना है, यानी कि जिसका भी मान आपको निकालना है, उसको आप ढकिए, उसको आपको क्या करना है, ढक लेना है और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फिर से समझिए, अगर हमको जिसका भी मान निकालना है उसको छोड़ देना है, बाकी जो दो गो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और उसको माइनस कर दीजिए। कैसे, जैसे कि आपको यदि x का मान निकालना है, कैसे x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो x यहां पे लिखेंगे x बट्टा में। अब आपको x का मान निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, इस x के मान को ढकिए, x के मान को ढकिए और बचा क्या, y का और कांस्टेंट टर्म अचर पद। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम जब x के मान को निकाल रहे हैं तो x को ढक दिए, अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो 1 और माइनस, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें इससे कीजिएगा पहले, तो लिखेंगे 1 गुणा में आपका हो जाएगा -8, नीचे माइनस, फिर आप किससे गुणा कीजिएगा 2 और -5 का, तो लिखिएगा 2 गुणे -5, 2 गुणे -5। यही आपका कौन सा विधि है, जिसका मान निकालना है उसको ढक दिए, तो हमको x का मान निकालना था तो x का मान ढक दिए। अब क्या किए, तिरछा थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 गुणे -8, फिर बीच में आपको माइनस देना है, फिर 2 गुणे -5, ये आपका x का आ गया। दूसरा आपको बराबर में इसे देना है और y बराबर में y बट्टा, बराबर में आपको ये y और ये रहा बट्टा। अब आपको निकालना किसका है,
y का मान निकालना है। तो जब आपको y का मान निकालना है तो y को आप ढकिए, y को आप ढकिएगा, जिसका निकालना है उसको हम ढक लेंगे, तो y को ढकिए। अब y को जब ढकिएगा तो 2 गुणे माइनस का 8 आएगा, क्योंकि x के पास 2 है, तो 2 गुणे माइनस का 8, 2 गुणे माइनस का 8 कांस्टेंट वाला और x वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 2 गुणे माइनस का 8, तो लिखिएगा 2 गुणे आपका क्या 2 गुणे माइनस का हो जाएगा 8, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर 3 गुणे माइनस का 5, 3 गुणे माइनस का 5 बराबर में आपको अब लास्ट में निकालना है ये कांस्टेंट का, कांस्टेंट के वैल्यू में 1 लिखना है। कभी भी आपको x y और 1 लिखना है। अब देखिए 1, यहां पे हम 1 प्लस में लिखे हैं, यही बात को समझना है। यहां पे हम 1 को क्या लिखे हैं, प्लस में। तो प्लस में क्यों लिखे, क्योंकि हमने जो भी मान है उसके बराबर में 0 कर दिए। यदि इसके आपने बराबर में 0 कर दिया है तो आपको प्लस में 1 लिखना है। यही यदि आप बराबर में ये -5 और बराबर में 5 और 8 रहता तो इस पे हम क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। लेकिन पहले हमने इसको क्या कर लिया है, सबको इधर बुला करके बराबर में 0 कर लिया है। तो जब बराबर में 0 आ जाएगा तो उस स्थिति में आप यहाँ पे +1 लिखिएगा। लेकिन अगर यदि बराबर में 0 नहीं रख रहे हैं आप तो उस स्थिति में यहाँ पे -1 लिखिएगा, कांस्टेंट के जगह पे c के जगह पर। अब आपको कौन सा निकालना है, अब कहिएगा कि सर हमको निकालना है कौन सा, कांस्टेंट टर्म, ये वाला। तो कांस्टेंट टर्म जब निकालना है तो इसको ढकना है, इसको ढक करके तो बचेगा एक्स वाई। अब एक्स वाई को क्रॉस गुणा कीजिएगा, तो पहले आप कीजिएगा 2 में 2 से गुणा, क्योंकि 2 और इसका, तो 2 गुणा 2, इसको लिखेंगे 2 गुणे में 2, बीच में माइनस। फिर आप लिखेंगे, कैसे गुणा कीजिएगा, 3 गुणा 1, इसको लिखिएगा आप 3 गुणा का 1, 3 गुणा में 1। तो x बटा, इसको अब हल करते हैं, x बटा 1 में -8 से गुणा कीजिए तो माइनस का 8, माइनस और माइनस मिलके प्लस, और 5 दूनी के 10, तो -8 + 10, फिर बराबर y के लिए आइए, y के लिए आइएगा तो -8 और 2 तो -16 गुणा होके, फिर माइनस प्लस 3 और 5 में गुणा कीजिएगा तो 15, माइनस और 5 माइनस में -5 और 3 15, और माइनस प्लस हो जाएगा तो -16 + 15 बराबर 1 बट्टा में आपको क्या है, 2 दूनी के 4, -3 एकम 3। बस जितना भी दिक्कत है उतना इसी में, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है। जिसका भी मान निकालना है उसको क्या करना है, ढक करके क्रॉस गुणा करके माइनस। ऐसा तो इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग फॉर्मूला भी समझ लेंगे लेकिन फॉर्मूला आप याद करके नहीं बना पाइएगा, फॉर्मूला में जो रहिएगा तो उलझ जाइएगा। अगला आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, हो गया ये आपका हो गया x, ये हो गया x बटा, अब -8 और +2 कितना होगा, -8 और 2, आप कहिएगा सर -8 और 2, -8 और +10 कितना हो जाएगा, 2 बराबर y, -16 प्लस पे 15 करेंगे तो हो जाएगा -1 बराबर 1, और 4 में से 3 गया तो, 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 1, तो 1 बटा 1, 1 बटा में 1 आ जाएगा। ये हमारा x y और कांस्टेंट टर्म निकल गया। अब आगे आप क्या कीजिएगा कि एक बार x को 1 बटा 1 के साथ तुलना कर देना है, और एक बार y को 1 बटा 1 के साथ तुलना कर देना है। कुछ नहीं करना है आपको, एक बार यहीं पे बना देते हैं, इतना जगह में आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे एक बार x को 1 बट्टा, तो ऐसे लिखिएगा x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा का x बट्टा 2 बराबर 1/1, 1 बट्टा 1। तो इसको क्रॉस गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा x और 2 एकम 2 यानी कि x बराबर का 2, और एक बार y को 1 बट्टा 1 के साथ, तो y बट्टा में -1, y बट्टा में -1 बराबर 1 बट्टा का 1। तो y में
y में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 y और -1 तो ये हो गया -1। तो x का मान 2 आ गया, y का मान आपका कितना आ गया है -1। x का मान 2 और y का मान -1। यही आपका कौन सा विधि, इसी को हम कहते हैं ब्रज गुणन विधि। कौन सा विधि, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। उम्मीद करते होंगे आपको बेहतरीन ढंग से ब्रज गुणन विधि समझ में आ गया होगा। कैसे कि जब आपको जिसका भी मान निकालना है उसको पहले आपको क्या कर लेना है, ढक लेना है। तो x का मान और ऐसे x y और 1 लिख लेना है। 1 किस कंडीशन में लिखिएगा, यदि हम बराबर के उधर 0 किए हैं सॉरी, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, प्लस में 1 लिखना है। यदि बराबर में 0 नहीं है तो उस स्थिति में यहाँ पे -1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, -1। तो जब -1 लिखिएगा और ये 3x + 2y - 8 बराबर 0, देखिए बराबर में 0 लिखे तो 1 लिखे। और यहाँ पे x y और कांस्टेंट, जो कांस्टेंट बिना अचर जो पद है उसको हम लिख लिया और सबका वैल्यू नीचे लिख दिए, जो y का है, जो 2 का है, सॉरी जो x का है और जो कांस्टेंट है। फिर हमको पहले x का मान निकालना है, तो x का निकालना तो x को ढक करके और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। y को निकालना है, y को ढकिए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। कांस्टेंट टर्म को निकालना है, इसको ठीक जो बच रहा है उसको क्रॉस गुणा करके माइनस करके घटा दीजिए। तो जब उसको हल किया तो इसमें x बराबर 2 और y बराबर -1 आ गया। यही था आपका ब्रज गुणन विधि। कौन सा, ब्रज गुणन विधि। यदि आप फॉर्मूला सूत्र रटने में पढ़िएगा और सूत्र रख करके इसको बनाइएगा तो आप इसको बनाते रह जाइएगा और बार बार सूत्र भूलिएगा और कब क्या करना है वो भूलते रहिएगा। बस कुछ नहीं, x y c लिखिए और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व कर लीजिए। तो आपका ये जो ब्रज गुणन विधि का ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिए थे आपने समझ गए होंगे। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सर हमको सूत्र बताइए, तो सूत्र भी आप आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सूत्र आगे वाले में बता देते हैं। वैसे भी इसका फॉर्मूला सेम जैसे आप निकाले हैं वैसे ही आप इसको निकालिएगा। कैसे, जैसे देखिए फॉर्मूला इसी स्लाइड पर बता दें। अच्छा, अगला जो ब्रज गुणन विधि वाला क्वेश्चन आ रहा है उसमें हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। आगे आइए, अगला नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का। 3 नंबर को भी ब्रज गुणन विधि से हल करना है और इसमें पहले आपको चेक करना है। चेक करके बताइए क्या ये ब्रज गुणन विधि से क्या इसका अद्वितीय हल है। यदि इसका अद्वितीय हल है तभी तो इसका हम ब्रज गुणन विधि निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले a1 लिखिए ना, a1 का मान और a2 का मान। a1 बराबर आपका कितना है 3, a2 बराबर कहिएगा 6, b1 बराबर आपका है -5, b2 का मान कितना है -10, c1 का मान कितना है, c1 का मान आप इधर ला दीजिए 20 और c2 का मान आप कहिएगा 40। c1 और c2 का मान 40। अब आपको क्या निकालना है, a1 बट्टा a2 तुलना कीजिए। तो a1 बट्टा का a2, a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान 6। इसको जब कटाएंगे तो 1 बट्टा का 2 हो जाएगा, 1 और 2। फिर आपको तीसरा b1 बट्टा b2, b1 बट्टा में b2, b1 का मान कितना है -5 और b2 का मान -10। तो -5 और -10, माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, ये भी हो गया 1 बट्टा का 2। तीसरा आपको निकालना है c1 बट्टा का c2, c1 20 और c2 40। तो 20 बट्टा में 40, तो 20 एकम 20, 20 दूनी के 40, यानी कि ये भी 1 बट्टा। देखिए a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 तीनों आपस में बराबर है। तो इसको लिखना क्या कि चूंकि यहां a1 बट्टा का a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर है c1 बट्टा में c2, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसलिए इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आपको कैसा हल मिलेगा, अपरिमित रूप से क्या देखने को मिलेगा, अनेक हल देखने को मिलेगा, अनेक हल होगा,
अनेक हल होगा। और जब अनेक हल होगा तो इसका ब्रज गुण विधि से नहीं निकालेंगे, केवल किसका निकालना है, तो अद्वितीय हल। कैसा, अद्वितीय हल। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको क्या आ रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है, तो इसका ब्रज गुण विधि नहीं निकालेंगे। अगला नंबर का क्वेश्चन आपका कौन सा है, चौथा। चौथा में आपका क्या है, इसको जांच कर लीजिएगा। देखिए, और यदि आप कहिए तो इसको हम ब्रज गुण विधि से हल कर देते हैं, लेकिन आपको अपने से भी ये कोशिश करना है कि क्या ये ब्रज गुणन विधि अब तक आप सीखे कि नहीं। एक और क्वेश्चन पे इसमें हम बता देते हैं ब्रज गुणन विधि से निकालना, बाकी इसके बाद जो भी ब्रज गुणन विधि से आएगा हम उसको आपको HW में देंगे, आप खुद से घर पे उसको बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी आंसर आपका आएगा। जैसे ये 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, कि सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि जांच करना, कि इसको क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। तो A1 और A2 का मान निकालिए। A1 का मान आपको कितना है, 1 है। A2 का मान क्या है, 3 है। B1 का मान है -3, B2 का भी मान है -3। इसी तरह C1 का मान आपका -7 और C2 का मान है आपका -15, -7 -15। अब आपको A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 पर जांच कर लेना है। इसको आप जांच कीजिए तुरंत, और जांच करके पता कर लीजिए क्या अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो तुरंत उसको ब्रज गुण विधि से हल कर लेंगे। तो पहले आप निकालिए A1 बट्टा A2। A1 का मान है 1, A2 का मान है 3, तो 1 बट्टा 3 आ गया, आ ही गया। दूसरा आपका क्या निकालना है, B1 बट्टा B2, B1 बट्टा में B2। B1 का मान आपका -3 और B2 का भी -3, तो माइनस माइनस कट गया, 3 और 1 3, ये भी 1 बट्टा 1 1। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 अलग अलग आ गया। जब ये दोनों अलग अलग आ जाए तो C1 C2 नहीं भी निकालिएगा तो चलिएगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, चूंकि यहां क्या A1 बटा का A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसलिए क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो उसको क्या करना है, अरे इसको ब्रज गुणन विधि से निकालना है। कैसे, ब्रज गुणन विधि। तो अब इस समीकरण में आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों रैखिक समीकरण दिया है, उसको आपको ब्रज गुणन विधि से हल करना पड़ेगा। अब आप इसको ब्रज गुणन विधि से अगले स्लाइड पे इसको आराम से हल कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, ब्रज गुणन विधि आपको अभी सिखाए थे जस्ट। क्या, पहले इसका दोनों का समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण क्या है, x - 3y - 7 बराबर में 0। x - 3y - 7 बराबर में 0। x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर में 0। ये आपका समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण 3x - 3y - 15। 3x माइनस का 3y, 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 2। 3x - 3y - 15 बराबर में आपका 0। अब इसको कौन से विधि से हल करना है, ब्रज गुणन विधि। कौन सा विधि, ब्रज गुणन विधि। कौन से विधि से, ब्रज गुणन विधि से। अब ब्रज गुणन विधि में आप क्या करते हैं, पहले लिख रहे थे x y और कांस्टेंट टर्म, x y और कांस्टेंट टर्म। और x y में आपको क्या, x का वैल्यू क्या है, 1 है और 3 है। y का मान क्या है, -3 और -3। और इसी का कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, -7 और -15। कांस्टेंट मतलब अचर पद, -7 और -15, -15। अब कुछ नहीं करना है, अब उसको आपको क्या करना था, यहाँ पे x। अब x के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले आपको x का मान निकालना था, x ऊपर लिख देना है और जो भी मान निकालना है उसको ढक दीजिए, बाकी क्रॉस गुणा। x का मान निकालना है आपको, तो x का मान निकालना है तो x को ढक दीजिए और इसको गुणा कीजिए। पहले -3 और -15, तो यहाँ पे लिख दीजिए -3 गुणा में -15, बीच में आपको देना है माइनस, फिर गुणा कीजिए, -3
गुणे -7, -3 गुणा में -7, -3 माइनस गुणा में -7। अब फिर ये आपका होता है बराबर, बराबर में y। अब y का मान निकालना है आपको, y का मान निकालना है तो आप y को ढकिएगा, आप y को ढकिए तो 1 और गुणा -15, 1 गुणे -15, फिर बीच में माइनस, फिर बीच में आपको क्या डालना है माइनस। दूसरा 3 गुणा का -7, 3 गुणा में -7, ये हो गया आपका बराबर। अब आपको लिखना है 1। अब देखिए यहां पे हम बच्चों 1 क्या लिखे हैं प्लस में, क्यों प्लस में लिखे हैं, क्योंकि हमने बराबर में 0 कर लिया है, बराबर में 0 करना है तो प्लस में 1, यदि बराबर में 0 नहीं किए रहते तो माइनस में 1, तो प्लस में 1 लिखे हैं। कांस्टेंट टर्म को ना करना है तो इसको ढक लीजिए और पहले इसमें गुणा कीजिए, 1 गुणे -3, यहां पे क्या लिख दीजिएगा 1 गुणे -3, बीच में माइनस, फिर इसको 3 गुणे -3, 3 गुणा में -3, 3 गुणा में -3, बस कुछ नहीं। अब हल कर लिए, हल कीजिए x बट्टा, अब x बटा 3 में -15 से, -3 और -15 से गुणे किया तो +15, सॉरी 15 3 45, तो प्लस में आ जाएगा आपका क्या, प्लस में आ जाएगा 45, माइनस और माइनस प्लस, और 3 गुणे 7 हो गया 21, तो 45 - 21 बराबर। इसी तरह y के बट्टा में 1 गुणे -15 हो गया -15, फिर -3 और -7 आप गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और 30 7 का 21, कितना हो गया 21 बराबर 1 बट्टा 1 गुणे -3 हो गया -3, माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 3 3 का हो जाएगा 9, 3 और 3 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 9। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टा 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में से 21 जाएगा तो आप कहिएगा सर 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 और ये 2 24, कितना बचेगा 24, तो x बट्टा का 24 बराबर y -15 और 21, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 15 में से 21 जाएगा, 21 में से 15 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 1 बट्टा आपका -3 और +9, इसको भी जब आप कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 3 में 9 में से 3 गया तो बचेगा डायरेक्ट में आपका 6। अब कुछ नहीं, एक बार x को 1 वाले के साथ कंपेयर कर दीजिए और एक बार y को इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, तो हो जाएगा x बटा 24 बराबर 1 बार 1 बटा 6 के साथ इसको तुलना, x बटा 24 बराबर x के साथ तुलना। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस गुणा कीजिएगा तो x 6 हो जाएगा, लेकिन 6 को नीचे रहने देते हैं, 24 में 1 से गुणा कीजिए तो नीचे आपको क्या बचेगा, x बराबर डायरेक्ट बचेगा, x बराबर डायरेक्ट आपका बचेगा क्या, यहां पे आपका बचेगा x बटा का 24 बराबर आप कहिएगा सर 1 बटा में 6। अब देखिए x बराबर डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24 बटा में 6, 6 से 24 को घटाइएगा तो 4, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा x बराबर आपका आ जाएगा 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब y को कीजिए, y को तो y बटा का 6 बराबर 1 बटा में 6, देखिए नीचे है तो 6 से 6 कैंसिल, तो y बराबर आपको कितना हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर आपका कितना निकला था 4 और y बराबर आपका निकला था 6, y बराबर आपका निकला था 6। यही आपका क्या है ब्रज गुणन विधि।
बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस आपको एक्स वाई और कांस्टेंट का वैल्यू लिख लेना है, कांस्टेंट का वैल्यू लिख लेना है, जिसका भी निकालना है उसको ढक दीजिए और जो उस क्रॉस गुणा करके माइनस करते जाइए, माइनस करते जाइए, माइनस करते जाइए, लास्ट में आपको एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया से आपको ब्रज गुणन विधि भी समझ में आ गया होगा। जिस तरह से आपने ग्राफीय विधि समझा था, जिस तरीके से आपने प्रतिस्थापन विधि समझा था, विलोपन विधि समझा था, और उसके बाद हमने आपको एक और विधि आज समझा दिया, कौन सा, ब्रज गुणन विधि। कौन सा, ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि से हमने आपको 2 क्वेश्चन करवाए जो आप बिल्कुल ही क्या किए होंगे, समझ गए होंगे, और समझने के साथ साथ आप इसको प्रॉपर इसी ढंग से उतारिएगा और ऐसे ही आप बनाइएगा। कोई भी सूत्र और कोई भी फॉर्मूला के पीछे आपको नहीं पड़ना है, जैसे हम बताए हैं वैसे ही बस आपको करना है। अगला आपका नंबर का क्वेश्चन जो हो नेक्स्ट है वो क्या है कि दूसरा का क्वेश्चन है जो फर्स्ट नंबर कि ए और बी के किन मानों के लिए बी है, क्या है ये, बी है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से आपको निकालना है अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल तब होगा जब आप कहिएगा सर a1 बटा का a2 बराबर में b1 बटा का b2 बराबर c1 बटा c2 जब होता है तब क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो कुछ नहीं, बस आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिख के और इस पे आपको तुलना कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं, इसको जैसे करेंगे तो लिखेंगे पहले हल। हल में आप क्या कीजिएगा कि आपको करना क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए इसमें तो आपको पता हुआ, पहले आप a1 का मान निकाल लीजिए, a1 का मान, a2 का मान। a1 का मान आप निकालिएगा 2 और a2 का मान एक इसके साथ क्या दिया है, a माइनस का b। इसी तरह आप निकालिए b1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू आपको दिया है 3 और b2 का मान दिया है आपको कितना, y के साथ a प्लस b। इसी तरह आप निकालिए c1 का मान, c1 का मान आपको दिया है 7 और c2 का मान आपको दिया है 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस का 2, 3a प्लस b माइनस का 2। आपको निकालना क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त क्या है, क्योंकि लिखेंगे इसको अपरिमित रूप से क्या हो, अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या सूत्र है आपका, आप कहिएगा सर a1 बटा a2, a1 बटा का a2 होगा जब a1 बटा का a2, a1 बटा में a2 बराबर में होगा b1 बटा b2 बराबर में होगा आपका c1 बटा का c2। जब तीनों बराबर होगा तभी तो आपका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा, तभी तो ये अनेक हल होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस a1 बटा a2 जो मान निकला है उसको रख दीजिए। तो a1 बटा a2 बराबर b1, a1 का मान कितना निकला है 2, तो यहां पर लिख दीजिए 2 बटा a2 का मान क्या निकला है, a माइनस का b, तो नीचे लिखिए a माइनस में b बराबर b1 बटा b2, b1 का मान 3, b1 आपका कितना निकला है 3 बटा b2 a प्लस का b। तीसरा आपका c1 बटा c2, c1 का निकला है बराबर में 7 बटा c2 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस का 2, 3a प्लस b माइनस का 2।
अब कुछ नहीं, एक बार इन दोनों को एक साथ क्रॉस गुणा कर दीजिए और एक बार इन दोनों को एक साथ क्रॉस गुणा कर दीजिए, ए और बी का मान आपको निकल करके आएगा। तो पहले 2 में ए से गुणा कीजिए, किससे? 2 में ए से। तो जब इसको गुणा कीजिएगा ऐसे 2 इंटू ये होगा ए प्लस का बी बराबर, इसको एक बार कीजिए 3 इंटू ए माइनस का बी, जिसको गुणा कीजिए तो 2a ये हो जाएगा आपका 2b बराबर ये हो जाएगा 3a माइनस का 3b। अब सबको इधर बुलाते हैं, जैसे आप इधर बुलाइएगा तो ये होगा 2a प्लस 2b माइनस का 3a और प्लस का 3b बराबर में 0, माइनस का सबको इधर बुला लिए बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2a और 3a, 2a और 3a कितना हो जाएगा? माइनस a, और 2b प्लस दोनों है तो प्लस का हो जाएगा ये 5b बराबर 0। ये आपका निकल के आ गया समीकरण 1। ये क्या निकल के आ गया है? समीकरण 1। आप कहिएगा सर समीकरण 2। अब ठीक फिर उसी को क्या करेंगे, ये जो है आपका इन दोनों को अब आपस में क्रॉस गुणा करके निकाल लेंगे। लिखेंगे पुनः, क्या पुनः, फिर क्या करेंगे, इसको 3 को कीजिएगा आप 3a प्लस का b माइनस का 2 बराबर 7 को से कीजिए a प्लस का b। अरे क्रॉस गुणा एक बार इस 3 से इनमें और a प्लस b से 7 में गुणा कीजिए, 3 और 3 में गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 9a। फिर 3 में इसे गुणा कीजिए तो 3b, 3 दूनी के माइनस का 6 बराबर 7a और प्लस का ये हो जाएगा 7b, 7a प्लस का 7b। सबको इधर बुला लेते हैं, अगला स्लाइड लेना पड़ेगा। तो 3a और 7 सबको इधर बुलाइएगा, 7a प्लस 7b सबको इधर बुलाइए, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a प्लस क्या लिखिएगा तो 9a प्लस 3b, 9a प्लस का 3b, 9a प्लस का 3b माइनस 6 बराबर माइनस 6। अब 7a और 7b को भी इधर बुलाइए, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 7a और माइनस 7b, तो माइनस का 7a और माइनस का हो जाएगा ये 7b बराबर में आपका 0। तो ये होगा 9a, अब हल कीजिए इसको। देखिए 9a और माइनस आते तो प्लस माइनस, तो 9a में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2a, प्लस 3b और माइनस 7b, तो 3b और माइनस 7b हो जाएगा माइनस का 4b और माइनस 6 बराबर है, बराबर 6 को उधर रहने दीजिए, 6 को उस साइड हम क्या करते हैं डायरेक्ट भेज देते हैं, बराबर में 6 उधर डायरेक्ट में भेज देते हैं, 6 को उधर ही रहने दीजिए। 6 को आप क्या कीजिएगा कि उधर ही रहने दीजिएगा। नौ ए क्या था जी, माइनस 7a और माइनस 7b, माइनस का 7a माइनस का 7b बराबर में 6, तो बराबर में 6। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लीजिए, 2a और 4 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस का 2b बराबर में 3। अब 2 से सॉरी डायरेक्ट कटा दिए, 6 है तो 2 से ये 6 3 बार में कट गया, तो आपका समीकरण क्या बन के तैयार होगा, a माइनस का 2b बराबर में 3 बराबर में 3। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो 2 समीकरण निकल के आ गया है। पहला समीकरण कौन सा निकला है, माइनस ए प्लस 5b बराबर 0। दूसरा समीकरण निकल क्या है, a माइनस 2b माइनस 3। आप इसको चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, वर्ज गुणन, लेकिन आपका और हमारा सबका सबसे मन पसंदीदा मेथड विलोपन विधि। कौन सा विधि, विलोपन विधि। बस इसको आप विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि का शर्त क्या बताए थे आपको कि जो भी समीकरण दिया है a माइनस 5b, उसमें क्या तो यहाँ पे a और b दिया है
तो या तो a के मान को बराबर कीजिए, नहीं तो b के मान को बराबर कीजिए। यहां पे आप कहिएगा सर यहाँ पे a का मान और b का मान, तो यहां भी a है और यहां भी माइनस a है, दोनों a बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। हम क्या बताए थे, जब दोनों जो मान बराबर है, यदि उसका साइन मतलब विपरीत हो, यानी कि एगो प्लस में हो एगो माइनस में हो, उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा। लेकिन दोनों का साइन बराबर है यानी प्लस प्लस है, उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, दोनों समीकरण को घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि से। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि तो आपका दोनों समीकरण दिया है। विलोपन विधि में आप क्या लिखिएगा कि समीकरण एक और समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा समीकरण दो को क्या करने पर, समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़े हैं क्यों, क्योंकि साइन दोनों का क्या है, विपरीत है। अब समीकरण एक क्या है, माइनस ए प्लस 5b बराबर 0, माइनस का a प्लस का 5b बराबर में 0। समीकरण दो क्या है, a माइनस का 2b बराबर में 3। इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए ये माइनस में a प्लस में खत्म, अब दोनों क्या है, प्लस। तो 5b और माइनस 2b आप कहिएगा सर बचेगा आपका 3b, और इसको जब ऐड करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। साउंड चला गया था। विलोपन विधि से हमने बताया था यहां तक क्या था कि विलोपन विधि से आपको क्या करना है, समीकरण एक तथा समीकरण को जोड़ने पर बस लिख दीजिएगा। समीकरण एक आपका माइनस ए प्लस 5b बराबर 0 निकल के आया था। समीकरण दो आपका ए माइनस 2b बराबर 3, माइनस ए और प्लस ए कट गया, 5b में से 2b गया तो 3b। देखिए जोड़ने पर तो साइन बदलता नहीं है, घटाते तो यहाँ का साइन अलग होता है, लेकिन वही साइन है। तो प्लस में 5b और माइनस 2b तो 3b, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो b बराबर 3/3, b का मान 1 निकला। अब b के मान को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, या तो 1 में ना तो 2 में। यहाँ पे हम क्या किए, b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो माइनस ए प्लस 5b बराबर 0 समीकरण 1 है, तो माइनस ए प्लस 5 गुणे b का मान आपका निकल के क्या है, 1 बराबर का 0। तो माइनस ए प्लस का 5 एकम 5 बराबर का 0, तो माइनस ए बराबर ये माइनस 5, माइनस माइनस खत्म, इसलिए a बराबर 5 तथा b बराबर आपका कितना निकल के आ गया है, 1। यही आपका a और b का क्या था, मान निकालना था, जो आपको इस प्रश्न में कह रहा था कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। उसको आपको ऐसे रख करके एक दूसरे के साथ क्या करना है, बीच वाले से पहिलका को क्रॉस गुणा, फिर बीच वाले से लास्ट वाले को क्रॉस गुणा करके निकाल दीजिए। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन का जो प्रश्नावली है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं। देखिए इसमें आपको कोई हल नहीं बोला है, क्या बोला है, तो कोई हल नहीं पर कुछ नहीं, आपको सिर्फ कोई हल नहीं जब बोला है तो आप क्या कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा, जिसे लिख दीजिएगा, डायरेक्ट लिखिए। अब यहाँ पे इसमें आपको a1 a2 b1 b2 का मान नहीं निकालेगा, आपको सबको पता होगा। लिखिएगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा जब, कब कोई हल नहीं होगा, आप कहिएगा सर जब a1 बटा का a2 बराबर में b1 बटा का b2 और डज नॉट इक्वल टू हो जाता है c1 बटा में c2, तब होता है आपका क्या, कोई हल नहीं। a1 बटा a2 का मान रह करके जांच कर दीजिए। a1 क्या है, a1 क्या है 3 बटा a2 क्या है, a2 क्या है, a2 है आपका 2 के माइनस का 1 बराबर, फिर कोई b1 कितना है, b1 है 1 बटा में
b1 है 1 और b2 क्या है k माइनस 1, k माइनस 1। और तीसरा डज नॉट इक्वल टू c1 का मान कांस्टेंट टर्म का मान है 1/2k प्लस में 1, 2k प्लस में 1। बीच वाला का साथ एक बार k का मान निकालना है। k का मान आप किसी से भी तुलना करके निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसका k के मान से निकालिए तो क्या कीजिएगा, गुणा कीजिए इसको, एक बार 3 से इसको गुणा कीजिए तो 3 k माइनस का 1 फिर बराबर 1 से गुणा कीजिए, 1 से इसको गुणा कीजिएगा 2k माइनस का 1, तो 2k माइनस का 1, 2k माइनस का 1, तो 3k माइनस का 3 बराबर 2k माइनस का 2, 3k माइनस का 3 और 1 से जब गुणा किए तो 2k माइनस का 2। अब इसको 3k माइनस 3 और इस सबको इधर लाजिए तो ये हो जाएगा 2k और प्लस का 2 बराबर में 0 2, तो 3k और माइनस 2k तो हो जाएगा सिर्फ k और माइनस 3 और प्लस 2 तो ये भी हो जाएगा -1 बराबर का 0। तो k बराबर आपका निकल के क्या आ जाएगा 1, k बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1। यही आपका होगा हल। क्या कि युग्म का कोई हल जब नहीं होगा तो उस समय में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि से हल करना है। आप प्रतिस्थापन विधि जानते हैं और ब्रजगुणन विधि भी जानते हैं, तो प्रतिस्थापन और ब्रज दोनों जानते हैं। तो प्रतिस्थापन और ब्रज जब जानते हैं तो आपको इसको HW में बनाना है। किस में बनाना है, HW में बनाना है, घर पे बनाना है। एक बार आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखना है और एक बार इसको ब्रज गुणन विधि से हल करके देखना है। दोनों में से कौन सा विधि आपको अच्छा लगा यही बताना है। तो मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका आपको अगला वीडियो सेकेंड पार्ट बनाएंगे तो उसमें यदि आप लोग नहीं बनाए होंगे तो इसको भी हल करवा देंगे। बाकी अपना 3.5 का जो भी क्वेश्चन है उसको हम करवाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए आप लोग जितने बने रहे सभी को, साथियों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा रोशनी पब्लिकेशन के इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हम लोग आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और साथ साथ हमारा जो कैप्टन का जो भी बुक है, हमारा जो कैप्टन जो इस सीरीज का भी आपको नाम है कैप्टन बैच, तो उसमें कैप्टन का बुक जो गोदली है आपके क्लास 9 का संस्कृत है और आपके क्लास 10 के लिए गोदली है। इसमें बहुत सारे जो आपके BTBC का क्वेश्चन दिया गया है, सभी चैप्टर का क्या किया गया, एक एक प्रश्न का डिटेल सोल्यूशन, शॉर्ट सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सब एक ही बुक में कवर करवा दिया गया है। साथ ही के साथ हमारा पब्लिकेशन आपके लिए हिस्ट्री वाला भी आपका जो इकोनॉमिक्स से है और बहुत ही खास जो आपके लिए है वो है आपका क्वेश्चन बैंक। क्योंकि जब भी आप इस चैप्टर को, चाहे कोई भी चैप्टर समाप्त करेंगे तो सबसे पहले जरूरी है कि आप क्या कीजिए, उसका प्रीवियस ईयर, उसके पहले में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो देखना आपको बहुत जरूरी है। तो हमारा कैप्टन जो रोशनी पब्लिकेशन का बुक है वो क्या किया, आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियमों में आपके लिए क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवाता है। तो आप लोग इसे जरूर लें और हम लोग भी इसको अपने चैनल पे करवाएंगे। और साथ में आपका जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये तो आपको जरूर लेना है, ताकि आपका जितना भी प्रश्न का जो भी चैप्टर का 100, 200, 300 क्वेश्चन जो भी लगा के जाइए, परफेक्ट लगा के जाइए। जो हमारे इस कैप्टन के रोशनी पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमारे सेशन लग करके, लाइव सेशन लगा के आप पे हमारे जो चैनल पे जो आपके कैप्टन बैच में जो भी टीचर्स आपको और अलग अलग विषय का ले रहे हैं वो सभी लाइव सेशन लगा के एक एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो आप लोग जरूर इस कैप्टन ऑब्जेक्टिव को अपने पास रखिए, खरीदिए। तो चलिए इस लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद और मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको पूरा प्रश्नावली 3.5 को खत्म कर लेंगे और इसी तरह अपने धीरे धीरे सभी चैप्टरों को खत्म करते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर। हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखिए, सेवा करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।